सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हाल ही में राजधानी दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके बड़े तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आए और उससे ये तो तय हो गया कि किस तरह से सीमा पार से बैठे अब आतंकियों के आकाओं ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया। और खास तौर से दिल्ली ब्लास्ट मामले में जो तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए, आरोपियों के पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से भी कनेक्शन स्टैब्लिश होते हुए नजर आए। मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन से पूछताछ हुई, जिसमें उसने पाकिस्तान से रिश्तों की जानकारी भी दी है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें, खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पाकिस्तानी सेना के एक डॉक्टर के संपर्क में थी और सोशल मीडिया के जरिए दोनों की कई बार संपर्क भी बीच में हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा की सदस्य भी थी। वो आतंकवादी मसूद अजहर की बहन के भी संपर्क में थी। जैश की महिला शाखा जमातुल मोमिनात के लिए आतंकियों की भर्ती भी डॉक्टर शाहीन ही किया करती थी। अब खबर यह भी है कि डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क पाकिस्तान समेत कई देशों में था, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में था। देश भर में कई डॉक्टर्स उसके संपर्क में थे। खबर है कि डॉक्टर शाहीन ने विदेश जाने की योजना बनाई, उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन भी दिया और सूत्रों की माने तो वो तुर्की भागने की योजना भी बना रही थी। जांच के दौरान एक और शख्स का नाम भी इस दौरान सामने आया है, डॉक्टर आदिल के भाई डॉक्टर मुजफ्फर का नाम अब जांच एजेंसी के सामने आया है। सूत्रों का बड़ा दावा यह है कि वो आतंकियों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम देखता था। अगस्त में दुबई भी वो भाग गया था, साथ ही भारत और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के भी संपर्क में था। सूत्र बताते हैं कि वो डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद भागकर अफगानिस्तान चला गया था। जाहिर है जांच के दौरान पाकिस्तान के नाम एक बार फिर से एक नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार सामने आए और इस बार तो पाकिस्तानी सेना के एक डॉक्टर से आरोपी डॉक्टर के रिश्तों का खुलासा हो रहा है। इससे पहले पीओके में आतंकवादियों की बैठकों की तस्वीरें भी कई बार सामने आई थी। वो तस्वीरें पीओके की ही बताई जाती हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल, ये तस्वीर आप देखिए पहले, ये दरअसल यही वो तस्वीर है जब पीओके में आतंकी जमात हुई और किस रूप में इन आतंकियों का स्वागत किया गया, फूल बरसाकर, माला पहनाकर। अब सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान इन तथ्यों को झुठला सकता है? क्या वो अभी भी यही कहेगा कि उसका इस ब्लास्ट से कोई रिश्ता नहीं? हम करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ में मौजूद होगा खास मेहमानों का पैनल, लेकिन उसके पहले बड़े सवाल जान लीजिए। बड़े सवाल खड़े होते हैं, ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़ रखे हैं, क्या पाक इन सबसे इनकार कर देगा? सवाल ये भी, क्या पाक सेना इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल रही है? सवाल ये भी कि दोषियों पर कार्रवाई के ऐलान के बाद अब पाकिस्तान को भारत के हमले का क्या डर सता रहा है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नो टाइम जारी होता है, हाई सिक्योरिटी मीटिंग होती है, उसके बाद में बड़ी बातें यही एक तरह से नजर आती हैं। इन सब के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर आपको ये जरूर समझना चाहिए कि पाकिस्तान किस रूप से बड़ी साजिशें रचता रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी, चाहे बात वो जैश ए मोहम्मद के हो, लश्कर ए तैयबा के हो, या फिर अन्य इस तरह के तमाम अलग अलग संगठन जिसमें मोमिनात जैसे संगठन भी शामिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में नफरत फैलाने का काम, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और उसके लिए इस बार व्हाइट कॉलर टेररिज्म के तौर पर उन्होंने इसे एक तरह से अपना हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे डिकोड किया हमारे सुरक्षा बलों ने। इसमें कोई शक नहीं कि किस तरह से एक बड़े स्तर पर यहाँ पर एक एक करके तमाम तार जोड़ते हुए नजर आए और उसके बाद में एक एक करके कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी इस समय हमारे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। डॉक्टर शुभदा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली की इस पूरी चर्चा में। आपसे मैं जरूर समझना चाह रही हूँ कि इसके पहले भी खास तौर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई बार तनाव सिर्फ आतंकी गतिविधियों को लेकर, या ये कहा जाए कि जिस तरह से धोखेबाजी, दगेबाजी को लेकर हुए, लेकिन इस बार जो ये पूरा मामला सामने आता है, डॉक्टर्स का कनेक्शन और उसमें डॉक्टर की बड़ी भूमिका नजर आती है पाकिस्तान के कनेक्शन के साथ में। पाकिस्तान एक बार फिर से ये कहा जाए एक्सपोज हो चुका है। नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान के एक्सपोज होने की, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि वहाँ की हुकूमत और वहाँ के आवाम में अंतर होता है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि डॉक्टर शाहीना शाहिद
का जो पूरा केस आया है, और खासकर 15 नवंबर को, फिर 14 नवंबर को दो और महिलाएं अल्फला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर्स पकड़ी गई हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नैरेटिव चेंज दिख रहा है, जो जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बाकियों की जो देवबंदी ट्रेडिशन में रूटेड हैं। क्योंकि इससे पहले वो औरतों को कभी भी इंडोक्ट्रिनेट नहीं करते थे। उसके हिसाब से, देवबंदी ट्रेडिशन के हिसाब से, औरतों को जिहाद के लिए रिक्रूट करना वो फितना यानी मॉरल डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। और औरतों का काम होता था कि वो सन्स पैदा करें जिहाद के लिए, जिसको तरबियत बोलते हैं। तो अब ये जो दो चीजों के कारण ये आगे बढ़ा है। पहला, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनकी ऑफिशियल डिस्कोर्स पॉलिसी आई, वो ये आई कि इंडिया जो है सिर्फ औरतों को अपने पुलिस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में नहीं डाल रहा, खासकर विमेन जर्नलिस्ट को भी डाल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए, जो उन्होंने इसको इंडोक्ट्रिनेशन का एक पहलू बनाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन दूसरी ये चीज है कि इसमें जो बिगेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो इनके आधारभूत हैं, जैसे जी यूएस जी। है या फिर टर्की है या चाइना है, उसका क्या रोल होगा? वो पाकिस्तान पे किस तरीके से प्रेशर डालेंगे? वो टेररिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? और इंडिया का क्या सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? हम्म तो बातें जो हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आके कहीं ना कहीं रुक गई हैं। हम्म और जहां तक बात रही थी कि जब हमारे डेलीगेशंस जो हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देश गए थे, तो वहां पे अमेरिकन और यूरोपियन डिप्लोमेट्स ने बहुत ओपनली ये चीज बोली थी कि आपने तो हमारा रशिया यूक्रेन वॉर में साथ नहीं दिया, तो हम आपका इंडिया पाकिस्तान में क्यों दें? हम्म तो ये बहुत नेगेटिव पर्सनलाइज्ड रेटरिक हम्म बन चुका है। हम्म और हमें एक और चीज का यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम्म कि ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हम्म खासकर जो औरतें हैं जो वल्नरेबल कम्युनिटीज से हैं, या फिर विडोज हैं, या फिर वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हम्म इनका रेडिकलाइजेशन हम रोक कैसे सकते हम्म हैं? हम्म खासकर जम्मू कश्मीर में, यूपी में, साउथ इंडियन स्टेट्स में, हम्म कैसे, इवन दिल्ली में, कैसे हम इसे रोक सकते हैं? क्योंकि आगे हमें दूसरी शाहीन नहीं बनानी है। और मुझे तो ये लगता है शुभदा जी कि दूसरी शाहीन आखिर कितनी घूम रही है हिंदुस्तान में, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि डॉक्टर शाहीन शाहिद जो थी, वो सीधे सीधे रिक्रूटमेंट के लिए ही एक तरह से अपॉइंट की गई थी। साजिशें तो थी, लेकिन इंडिया में एक तरह से उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मास लेवल पर रिक्रूटमेंट चल रहा था। ये भी इस बीच जानकारी मिलती है। मेरे साथ कुछ और खास मेहमानों का पैनल है। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में मौजूद हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओ.पी. तिवारी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अभी फिलहाल जे.के. बंसल जी आपका रुख करना चाह रही हूँ। मुझे सर इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है कि भारत में कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो खासतौर से उसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का तो बड़ा रोल होता ही है, लेकिन आईएसआई के हाथ भी यूं खाली या फिर साफ नजर नहीं आते। खासतौर से दिल्ली के इस बॉम्बे ब्लास्ट को लेकर भी शाहीना शाहिद से जुड़े हुए ऐसी कई बड़ी बातें नजर आती हैं जो कहीं ना कहीं उससे मेल खाती हैं, जो कि इस पूरे कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश करता है। सर नमस्कार नैना जी। देखिए, एक बात सोचने की यह है इसमें जी। कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमको 2.5 फ्रंट या 3.5 फ्रंट वॉर लड़नी है, तो जो हाफ फ्रंट देश के अंदर है हम्म वो बहुत जरूरी है। हम्म अब आप देखेंगे कि जो अभी टेररिस्ट हैं या जैसे हम्म मोहम्मद हैं, इनके दो खास करके इसमें अभी चालाकी आई है, स्मार्टनेस आई है। हम्म एक तो वो जो सारे जो भारत के ही लोगों को उन्होंने रेडिकलाइज किया है, जिससे उनको ये बहाना मिल जाएगा कि हमारे क्रॉस बॉर्डर से कोई नहीं हम्म आया। दूसरा, इस बार जो अभी तक सबूत आ रहे हैं वो ये है कि उन्होंने तुर्की के अंदर में जो हैंडलर बैठाया है, हम्म उसके थ्रू जो कराया है, तो उसमें ये लगता लगेगा कि भी पाकिस्तान को ब्लेम ना दिया जाए। हम्म तो जो आप कह रहे हैं रेडिकलाइजेशन की बात, तो ये इसमें हमारे जो इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो भी इनके सपोर्टर हैं या जितने भी इनके जो सिंपथाइजर हैं, उनके ऊपर इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हम्म कि जो कोई इस बात को सोच ना सके। हम्म अब जैसे ये शाहीन थी, शाहीन ने क्या है, इसके लखनऊ में थे, इसके हस्बैंड परिवार वगैरह सब थे, जो कहते हैं कि 200 डॉक्टर्स का इसने एक नेटवर्क बनाया हुआ था यहाँ।
और जहाँ तक रही बात डॉक्टर्स की, या जितने भी ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे अलकायदा का चीफ भी था, वो भी पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, तो इसी प्रकार से इनको रोप इन करना और इस तरह के काम को करना बड़ा एक, क्योंकि इसमें कोई क्रॉस बॉर्डर नहीं आया, हमारे देश में ही सारा कुछ चलता रहा। और देश में जरूर जो है, जैसा ये अल्फला यूनिवर्सिटी है, इस अल्फला यूनिवर्सिटी को किसने तो मतलब इसको परमिशन दी, और इसको इमीडिएटली डिस्बैंड कर देना चाहिए। सेकेंडली, उसके अंदर में जो एक डॉक्टर था जो इसमें इन्वॉल्व है, उसके ऊपर केस था, या वो जो है J&K में, उसको यहाँ पे रख लिया गया। तो इस प्रकार के जो संदिग्ध हैं, जो भी इनके सपोर्टर, जहां से भी कुछ मिलता है उसको देखे, जब एजेंसी पूरे लोगों को कैसे संभालेगी। तो जहां पर भी कोई इस चीज का है, जो अड़ोस पड़ोस में जो भी, और ये सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इतने सारे लोग इन्होंने क्यों पाले हुए थे। और जो 3 टन जो यहाँ पे वो आया है अमोनियम नाइट्रेट, वो कहाँ से आया, उसमें भी तो ये जो सहीनी थी उसको इकट्ठा करने वाली। हाँ, तो इस पिछले प्रकार 2 से 3 सालों से इतना वक्त हो गया था इकट्ठा करते करते। बिल्कुल। और इन्होंने जो तुर्की की यात्रा भी की है, तो ये सब कुछ अभी तुर्की ने तो कहा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि हमारी जो एजेंसियां हैं और जो भारत की लीडरशिप है, बहुत मैच्योर तरीके से, जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आते, सबसे पहले तो इसकी जांच कराने के बाद जब ये कहा गया हाँ ये आतंकी हमला है, तभी इसको कहा गया। और हालांकि प्रेस रिपोर्ट के ऊपर में ही रिएक्ट कर दिया तुर्की ने, जो कि भाई हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और तुर्की हमेशा पाकिस्तान का सिंपैथाइजर रहा है, वहां पर कट्टरवादिता है, और इस पर जो हमास को वो जो देते हैं सपोर्ट, तो एक जो एक मानसिकता है, जिहादी मानसिकता और जो रेडिकलाइजेशन है, वो तुर्की के अंदर बहुत ज्यादा है। और जितने भी ये सब एक इनके एक विचार होते हैं, और इस प्रकार से जैसे मोहम्मद जो वो इसको अच्छी तरह से अपना यूज कर रहा है, यूज करने के बाद अपनी बहन को इन्होंने बना दिया वो जो इंचार्ज। और कोई कहा, जैसे अभी कह रही थी सुभद्रा कि भाई जो औरतों को नहीं करते थे, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई किसी प्रकार का इनके पास में, ना तो ये इस्लाम को मानते हैं, इन्हें तो कट्टरवादिता के साथ में जो है एक टेररिज्म फैलानी है, उसमें साम दाम दंड भेद हर तरीके और से। सर देखिए, इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार एक अलग रूप में इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश की है। मैं उसी को जल्दी से डिकोड करने की कोशिश करूंगी। ओपी तिवारी जी अगर समझा पाए। सर, खासतौर से व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर आप और हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज के वक्त में डिजिटल वे में एक तरह से साई ऑप्स के लिए कहा जाता है कि शाहिदा का एक बहुत बड़ा रोल भूमिका नजर आई थी। सोशल मीडिया एक्टिविटीज को अगर देखा जाए, कनेक्शंस को देखा जाए, जो एक तरह से जिन्हें वो फॉलो करती रही है, सिर्फ शाहिदा नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो तमाम है, शाहीन के अलावा, उनकी भी बड़ी भूमिका एक तरह से स्टैब्लिश करती है। और इसी माइंडसेट के साथ में कहीं ना कहीं आईएसआई या फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने इसका फायदा उठाया है। नैना, देखिए पीस टाइप का जो चल रहा है, पहले जैसे हमारे ही लोग कहते थे कि टेररिज्म में इन्वॉल्व कौन होते हैं, वो मिसगाइडेड यूथ जो थोड़ा अनएम्प्लॉयड है, थोड़े पैसे दे दिए, पत्थर मार दिए, थोड़ा बॉम्ब कर दिए। तो हमारे बहुत सेक्युलर थे हिंदुस्तान में जो इस पक्ष के बात है कि भाई टेररिस्ट नहीं है, ये तो भड़काए हुए हैं। लेकिन जिस स्ट्रेटेजी से ये पाकिस्तान की आर्मी इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो काम कर रही है, एक्चुअली मैं अप्रिशिएट ही करना चाहूंगा जिस लेवल तक जा सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने, मतलब इनकी फंडामेंटलिज्म और इनकी रूढ़िवादी कितनी ज्यादा है कि पढ़े लिखे लोग भी इस चक्कर में आ गए हैं। दूसरी बात, जो औरतों का, लेडीज का सबसे ज्यादा शोषण होता है इस धर्म में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको भी प्रभावित करके आप कैसे उस रूप में लेके आ गए हैं कि तुम भी इस्लाम के लिए लड़ो। 99% कोई महत्व नहीं है। मैंने बताई थी वहां पर 72 बूथ पाकिस्तान चैनल मैंने कई सुने हैं, वहां लेडीज कहती थी हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा इन्होंने इसके माध्यम से कैसे किया है, पैसे से या क्या तरीका अप्लाई किया है, ये तो बहुत ही बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा हमारे लिए संतोष, वो हमारे लिए बहुत ही शक करने का एक विजायज है। बिकॉज पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर लोग तुर्की और अजरबैजान को हमने ऑफ सिंदूर में देखा था, इनका एटीट्यूड इंडिया की तरफ क्या था। तो जिस भी भारत के जिस भी लोगों को कि दिल तुर्की के नाम पर पिघलता है, उन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। दे शुड बी केप्ट अंडर चेक कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। वो बॉलीवुड का स्टार हो या किसी बड़े बड़े वकील हो या बड़े जज हो जो तुर्की से ज्यादा अटैच करना चाहते हैं, तुर्कियों को बड़ा अच्छा मानते हैं। अब किसी को भी हमें अब समय आ गया है जब भारत के फौज को, भारत के फोर्सेस को, भारत के इंटेलिजेंस को किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सब पर संदेह के साथ
क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए अनलेस दे आर प्रूव्ड अदरवाइज। अब देखिए सबसे बड़ी बात इंस्टीट्यूशंस, अब पूरा इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। अगर ये 4-5 डॉक्टर किसी और मेडिकल कॉलेज में होते तो उनकी पोल खुल जाती, उनका कोई शक नहीं होता। अब अल-फलाह ये सऊदी अरेबिया कतार से फंडेड यूनिवर्सिटी है, ये कांग्रेस ने क्यों परमिशन दिया था इनको बनाने के लिए, ये क्या मकसद था? तो इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, पहले मदरसा पर डाउट होता था, अब देखिए कॉलेजेज होंगे, अब यूनिवर्सिटीज भी कही है, नाम लेना नहीं चाहता। इन सब पे संदेहात्मक एक एटीट्यूड सबका होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क बहुत लगा के तभी जाके हम देश को सुरक्षित कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की तरफ से रिवेंज स्ट्राइक है, रिवेंज स्ट्राइक, और रिवेंज स्ट्राइक खासतौर से इस रूप में कि एक प्लान्ड वे में हो, इस तरह के स्ट्राइक में कोई बड़े हमले इस रूप में ना हो। ठीक है, मैं जब तक विनोद जी का रुख कर लेती हूँ, तिवारी जी का रुख करते हुए दोबारा। विनोद जी, आप ही से ये समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि क्या ये रिवेंज स्ट्राइक है, इसमें ये कि दोनों सेना नहीं बल्कि इंटरनल वे में आपको इस रूप में खोखला करना है, और उसी तरह के मॉड्यूल का डॉक्टर शाहीन जो है एक बड़ा हिस्सा रही है। विनोद जी देखिए, ये जो दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है और जितनी भी तंजीमें हैं ये सब ऑर्गेनिकली एक दूसरे से लिंक्ड है। और जिस तरह से अभी तिवारी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि किस तरह से अगर हम इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर अगर हम एक नजर नहीं रखेंगे या उनको एक सिक्योरिटी सर्विलांस के अंदर या सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम के अंदर उनको नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में इस तरह की वारदातें होंगी। पहले देखिए जनरली ये मदरसों में हुआ करता था, फिर अब ये कॉलेजेस और मतलब यूनिवर्सिटीज में आ गया। और डॉक्टर्स का एक ऐसा मुकद्दस प्रोफेशन है। आप देखिए आर्मी में भी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा लिंक होते हैं। लोग आके जैसे लोकल्स का इलाज चलता है तो वो कन्फाइड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि साहब कहाँ गलत काम किया जा रहा है, कहाँ लोग आके रह रहे हैं, कौन स्लीपर सेल्स हैं, कौन ओजीपीज हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए जितनी फंडिंग आ रही है सरकार, देखिए जब तक हम लोग प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए कितनी वारदातें हो चुकी हैं, वी आर ऑलवेज रिएक्टिव। अब ये वारदात हो गई है, आप मुझे बताइए 3000 केजी एक्सप्लोसिव एक कॉलेज में मतलब ले जाया जाता है, यकीनन वो एक बार में नहीं ले जाया गया होगा। वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, ये एक बार में भी नहीं और अकेले भी नहीं लेकर जाया गया होगा, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल पूजा आपने ठीक कहा, क्योंकि एक बार में एक आदमी ये नहीं कर सकता। और जिस तरह की फंडिंग हो रही है, क्योंकि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जो मतलब हवाला ट्रेड में इस तरह के करते हैं या जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक आप इन पर शिकंजा नहीं कसेंगे। और दूसरा देखिए फौज में एक तरीका होता है जिसे कहते हैं समरी डिस्पोजल या समरी कोर्ट मार्शल। जब तक आप इनका त्वरित इलाज नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही पनपते रहेंगे। तो जिस तरह से जैसे आज ये पकड़े गए हैं, जिस तरह से पुलवामा में उसके घर को बिल्कुल उड़ा दिया गया है, यही ये जो कहते हैं ना कि इजराइल मॉड्यूल या योगी मॉड्यूल जब तक आप लागू नहीं करेंगे तब तक उनको ये रेसिपी समझ में नहीं आएगी कि साहब इसमें कितनी मिर्ची होती है। लेकिन अमेरिका को सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है खासतौर से जब इस मॉडल की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई आरोपी इस रूप में पाया जाता है, देश विरोधी गतिविधियों में, कोई आतंकी गतिविधियों में पाया जाता है, उसके पूरे परिवार जहां पर है उस पूरी चीज को ध्वस्त करना, क्योंकि कई बार ये शिकायत आती है कि जिस जगह पर ये पूरा एक्शन हुआ या जो आतंकी था वो तो 2 साल से अपने घर नहीं गया। अब जैसे यहाँ पर डॉक्टर उमर है या फिर कई और ऐसे आरोपी हैं, उनकी तरफ से तो कहा गया कि भाई 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 1 साल हो गया, बच्चे का अता पता नहीं है। ऐसी भी बड़ी बातें जो इस दौरान जरूर देखी जाती है। सर देखिए पूजा जी आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखिए नैना है बाय द वे जी, सॉरी नैना, सॉरी करेक्शन, माय अपॉलॉजीज। नैना देखिए ऐसा है कि ये जो जैसे इनका गांव है में घर है, अगर आप इनका जब से वो उस काडर में इंडक्ट हुआ है उससे पहले इनकी माली हालत देखी जाए या इनका जो मेयार जिंदगी देखा जाए और उसके बाद जिस तरह से इनके घरों में डेवलपमेंट होता है, वहाँ एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज आती हैं या उनका मेयार जिंदगी एकदम उसमें इजाफा होता है, तो ये बताता है कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो पैसा उनके पास आ रहा है। और देखिए कोई भी अगर परिवार इसमें लिप्त होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 या 10% परिवार ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने बच्चों से बिल्कुल नाता तोड़ दिया है, लेकिन हाँ जो अथॉरिटीज हैं उनको पूरी तहकीकात करके
अगर वहां वो इस चीज में लिप्त पाए गए हैं तो यकीनन उनको यही अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब तक आप कोई फास्ट ट्रैक डिसीजन नहीं लेंगे, फास्ट ट्रैक जजमेंट नहीं लेंगे, पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये है कि जब तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं होंगे तब तक इसका आप देखिए, इजराइल का देखिए आप, जहां इस तरह की कोई वारदात होती है वो न किसी से पूछते न कुछ करते, वो थोड़े दिनों बाद आप देखिए किस तरह से स्ट्राइक करते हैं, किस तरह से उन्होंने हमास को खत्म कर दिया, किस तरह से हिजबुल्लाह के जो लीडर का था उसको खत्म कर दिया, एंटेबी में ऑपरेशन किया था, आप बताइए 2000 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने किस तरह से अपने जो बंधक थे उनको छुड़ाया था। तो हमें चाहिए कि हमें भी इस तरह की अब जो कहते हैं ना कि मस्कुलर नेशनलिज्म का हमको इजहार करना पड़ेगा, और तभी कहते हैं ना फौज में कहते हैं कोई शक स्टेटमेंट। नहीं है सर, क्योंकि अब तो सबसे ज्यादा सेल्फ एनालिसिस का भी टाइम है कि आखिर किस रूप में आतंकी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और एक बड़ा सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, मैं शुभदा जी का रुख करूं, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को एक और बात बताऊं। देखिए डॉक्टर शाहीन, अब हालांकि आईएमए की तरफ से इन सभी डॉक्टर्स का ये कहा जाए कि जो पूरी रजिस्ट्रेशन था वो रद्द किया जा चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर के नाम पर एक बड़ा धब्बा एक तरह से इन लोगों की तरफ से लगा दिया गया। डॉक्टर शाहीन जो आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रही, वो बड़ी शातिर दिमाग की रही। अब जांच में ये पता चला कि उसने कहीं पर भी अपना स्थायी पते की जानकारी नहीं दी, यानी कि और इतना ही नहीं बल्कि जो नंबर यूज किया जा रहा था कॉन्टैक्ट के लिए वो भी एक मस्जिद के नाम का नंबर रजिस्टर्ड था। जो एड्रेस दिया गया वो एक मस्जिद का था। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी निकली तो उसमें उस मस्जिद की भूमिका भी अब बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। और एक और बड़ी बात सामने आई कि सिर्फ और सिर्फ शाहीन नहीं बल्कि शाहीन ने अपने भाई परवेज को भी आतंक के रास्ते पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसे भी अपने साथ तुर्की लेकर गई। लेकिन शुभदा, बार बार इस पूरे मामले में तुर्की, बांग्लादेश, नेपाल का नाम आना, हालांकि ये कहा जाए कि उस रूट के माध्यम से सीधे सीधे यहाँ पर ये पूरा बारूद जो है वो पहुंचा, अमोनियम नाइट्रेट लेकर पहुंचे, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट भेजा किसके माध्यम से गया, वो ऐसा कौन सा एक कहा जाए कि एक सबसे रूट था, वो स्थल कौन सा था, वो रूट व्यक्ति कौन सा था, वो रूट आखिर संस्थान कौन सा था। अब उस तक भी पहुंचने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी हमारी एजेंसीज को। देखिए नैना जी, जहाँ तक बात रही कि मदरसे को क्यों चूज किया जाता है, तो जैसे 1979 में जब ईरान में भी रेवोल्यूशन हुआ था, तो जो वीडियो कैसेट्स या ऑडियो कैसेट्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते थे अयतुल्ला खोमेनी के या उनके जो प्रीचेस थे, वो मदरसे में ज्यादा पढ़ते थे क्योंकि वहां पे स्क्रूटनी नहीं होती है, वो रिलीजियस बैकग्राउंड के कारण। दूसरा चीज जो है, डॉक्टर शाहीना शाहिद को भी हम समझने की कोशिश करें। शाहीना का नाम जो पर्शियन में उसका मतलब होता है बाज, और शाहिद का नाम मतलब होता है अरबिक में जो विटनेस करे, ऑब्जर्वर हो। ये जो है लखनऊ में पैदा हुई, बाज जैसी शातिर बुद्धि शातिर निगाह। लेकिन हाँ, एक चीज देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट का क्या बात है, ये लखनऊ में पैदा हुई, 10th और 12th में टॉपर थी। इनका यूपीपीएससी में सिलेक्शन होता है जिसमें सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इनके फादर जो शाहिद अंसारी हैं वो रिटायर्ड स्टेट हेल्थ ऑफिशियल्स हैं। 2006 में इन्होंने कानपुर में ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह से फार्माकोलॉजी में, और 2013 में ये गायब हो गई।